कल के परिवहन वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे, परिवहन पादप में होता है और जंतुओं में होता है। और पादप में जो परिवहन होता है वह संवहन मंडल के द्वारा होता है। उस संवहन मंडल को जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे कि जाइलम जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि जाइलम जो है प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक सामग्री को जड़ से कहां तक ले जाता है, पत्तियों तक। जैसे कि जल, खनिज, लवण, यानी जाइलम किसका वहन करता है, जल का, खनिज, लवण का, किसा, नीचे से ऊपर की तरफ। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ जल का वहन करता है, खनिज का परिवहन करता है ना। यह एक दिशीय दिशा में काम करता है। समझ में आ रही है। लेकिन जब बात करते हैं फ्लोएम का, तो फ्लोएम क्या करता है, तैयार भोजन को पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है, ठीक है ना। इसका बहाव ऊपर से नीचे की तरफ होता है और यह भोजन का परिवहन करता है। इसकी कोशिकाएं जो होती है क्या होती है, जीवित होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन तैयार करते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला C6H12O6 होता है। ये आपको जानकारी में है, इतना हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद आपको पढ़ाए थे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, और उसी में पढ़े थे कौन बच्चों, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या है, वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ठीक है ना, पेड़ पौधे या कोई भी है ना क्या करती है, गर्मी को त्यागने के लिए यानी ठंडक उत्पन्न करने के लिए अपने शरीर से क्या करती है, जल को उत्सर्जित कर देती है, जल उड़ जाता है, ठीक है ना। तो जल को बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। आपके भी शरीर में होता है और पेड़ पौधे के भी शरीर में होता है। तो आपके शरीर से पसीना निकल रहा है तो वो एक वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, क्योंकि आपको जब ज्यादा गर्मी लगेगा तो क्या होगा, आपका ऊपरी लेयर का वाटर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और कोशिकाएं जो होती है ऊपरी लेयर के वाटर को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, छोड़ देती है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर संतुलित में रहे। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे तंत्र के बारे में। तो हम लोग परिवहन तंत्र शुरू किए थे, पेड़ पौधों को जैसे ही पढ़ लिए थे तो हम लोग बताए थे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और कौन सा, परिवहन तंत्र। पाचन तंत्र में कौन कौन सा होता है आप लोग को याद है, मुंह से शुरू होता है और बड़ी आंत के गुदा तक जाके, मल द्वार तक जाके पाचन खत्म हो जाता है, जिसमें सबसे पहले मुख होता है, ग्रास नली होता है, अमाशय होता है, यकृत या पित्ताशय होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है। इसी में आप लोग जानकारी रखे हो कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, लीवर कहते हैं, जिसका वजन 1.5 किलो है। कितना है, 1.5 किलो, 1.5 किलो। समझ रहे हो। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर होता है। समझ रहे हो। छोटी आंत के कितने भाग है, 3 भाग होते हैं। अमाशय के भी कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। बहुत सारी चीजों को आप लोगों ने पढ़ रखा है। आगे हम लोग पढ़े थे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र के बारे में बताए थे, श्वसन तंत्र में नासिका छिद्र होता है, स्वर यंत्र या लैरिंक्स होता है, श्वास नली या ट्रैकिया होता है, और कौन होता है, फेफड़ा। फेफड़े में हड्डियों की संख्या 12 जोड़ी होता है, जिसलिए पसली कहते हैं। 12 बाएं भाग में और 12 दाएं भाग में। यह एक डायफ्राम के रूप में काम करता है। ये सारी बातें हो गई थी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था भाइयों, वो कौन सा है, परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र आज हम लोग का टॉपिक था। और परिवहन तंत्र में हम लोग ने ये जानकारी किया था कि मनुष्य के शरीर में परिवहन तंत्र के रूप में हृदय होता है, धमनी होता है, सिरा होता है और कोशिकाएं होती है। हृदय एक मांसल रचना है। हृदय कैसा है, मांसल रचना है, जो शरीर में पंप की तरह काम करता है, सिकुड़ता है और फैलता है, और पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करता है। ये क्या है, हृदय के बारे में कहा गया था। ठीक है, इसका दूसरा कोई विशेष काम नहीं, जैसा कि मैंने आपको तरह तरह का एग्जांपल लेकर के बताया था। हृदय का इकलौता काम है वो कौन सा है, ब्लड का सर्कुलेट करना, पंप करना, प्रेस करना, बाहर निकलना, प्रेस करना, बाहर निकलना। इससे ज्यादा कोई काम नहीं। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे धमनी। धमनी की दीवारें मोटी होती है, धमनी की दीवारें मोटी होती है, इससे शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। समझ में आ गई। और कपाटहीन के बारे में भी चर्चा हुई थी। सीरा की दीवारें बहुत पतली होती है, ठीक है ना, और इससे अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो, अशुद्ध रक्त की मतलब जिसमें ऑक्सीजन न हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को क्या बोलते हैं, वो रक्त क्या है, बार बार क्या होता है, एक्सचेंज होना शुरू होता है। और वो क्या किसके पास आता है, हार्ट के पास। फेफड़ा से ऑक्सीजन मिलता है और फिर वो शुद्ध होकर के फिर पंप होकर के पूरे शरीर में चला जाता है। यह बार बार सर्कुलेशन होता रहता है। क्लियर। इसमें थोड़ा बताना भूल गए थे, हमारा हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, 72 बार। कितना बार, हमारा हृदय 1 मिनट में कितने बार, 72 बार। यानी एक पंप करने में, एक सक्शन करने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। आगे समझ में ना। यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है,
तो सोच सकते हो 12 एक्स्ट्रा हो गया है, हम समझ गए ना। यानी 1 सेकंड से भी कम आपका जो हार्ट क्या है, धड़क रहा है। और अगर आप दौड़ जाइएगा तो वही 110 120 तक पहुंच जाता है, ठीक है। दौड़ने लगेगा या कोई आपको अचानक कोई इस तरह का बात हो जाए, नहीं, बहुत तेजी से आपको कुछ बोल दिया, जैसे अभी आपसे सवाल पूछ रहे थे, आपका कलेजा बहुत तेजी से धक धक बढ़ गया था, ठीक है। अभी आप यहाँ बैठ के सुन रहे, अभी इसमें से किसी को यहाँ लेके खड़ा कर दे, वो तो कलेजे नहीं उससे संभाला जा रहा था, आंसर क्या बोले। कहने का मतलब क्या है, धक धकी और तेजी से बढ़ जाता है। इतनी पढ़ गए थे। कोशिकाएं क्या है, तो कोशिकाएं के बारे में आपको जानकारी दिए थे कि रक्त वैसे संकीर्ण जगह पर पहुंचता है जिस जगह पे कोई प्रकार का नस भेद नहीं होता है, न शिराएं होती है न धमनी होता है। तो वैसे संकीर्ण जगह पर रक्त पहुंचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इतनी जानकारी पता था, ये रिवीजन हम लोग कर दिए। अब हम लोग आगे जो पढ़े हैं वो रक्त के बारे में पढ़े। किसके बारे में, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। मैं बार बार अभी थोड़ा देर पहले पूछ रहा था, रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। ये पहले भाग को प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे भाग को हम लोग कहते हैं ठोस कण, ठीक है। तो पहले भाग जो है आपका जो है वो तरल पदार्थ है और दूसरा भाग ठोस पदार्थ है। उसी तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जो मैं अभी सवाल पूछ ही रहा था कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। हमारे बॉडी में प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और ठोस कण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 45%। तो ठोस कण के बारे में पढ़े नहीं थे हम लोग, सिर्फ प्लाज्मा के बारे में पढ़े थे। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा जानने से पहले रक्त के बारे में जान लें। रक्त का स्वाद क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है। और रसायन में पढ़े जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। रिवीजन करें इसलिए फास्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग प्लाज्मा के बारे में जब हम लोग जान रहे थे तो प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा % है और उस 55% में से 90% उसका क्या है, यानी प्लाज्मा के अगर भाग की बात करते हैं तो प्लाज्मा में 90% वाटर है, 60% प्रोटीन है और वो जो 7% जो प्रोटीन है उसे हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। जो रक्त में प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। और उस प्लाज्मा प्रोटीन में अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें 2 जो प्रोटीन है वो ज्यादा फेमस है, एक फाइब्रिनोजन और दूसरा हिपेरिन। समझ में आई, एक फाइब्रिनोजन और दूसरा हिपेरिन। दूसरा 0.9% जो होता है अकार्बनिक पदार्थ होता है। कौन, अकार्बनिक पदार्थ होता है। अकार्बनिक पदार्थ कहने का मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती, जैसे लोहा हो सकता है, आयरन, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब ब्रज पदार्थ है और प्लाज्मा में जो होता है अकार्बनिक पदार्थ होता है। क्लियर, कितना % बच्चों, 0.9%। अब ऐसा होता है कि रक्त जो होता है उसमें जब प्रोटीन जब हटा लेते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जब हट जाता है तो जो बचता है उसे हम लोग सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। रक्त से जब हम लोग रक्त के प्लाज्मा से जब क्या करते हैं, प्रोटीन को जब हटा लेते हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को जब हटा लेते हैं तब क्या होता है। मैंने आपको पढ़ा रखा था कि रक्त के 2 कंडीशन है, एक तो बॉडी के भीतर नहीं जमना चाहिए और बॉडी के बाहर जम जाना चाहिए। और अगर बॉडी के बाहर नहीं जम रहा है तब प्रॉब्लम है और बॉडी के अंदर जम जा रहा है तब प्रॉब्लम है। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रोटीन होती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है, रक्त को बाहर थक्का बनाने में मदद करता है और हिपेरिन प्रोटीन है, रक्त के भीतर जमने नहीं देता है। आगे समझ में, वरना आपके सारे वेन क्या होते हैं, जाम हो जाते, दिक्कत हो जाती है। क्लियर है बच्चों, इतना तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर एक बीमारी का नाम है जिसका नाम क्या है, हीमोफीलिया। जब किसी रोगी का शरीर का कोई भी भाग कटता है और खून बंद नहीं होता है, लगातार खून बहते रहता है और आदमी मर जाता है, ऐसे रोगी को क्या कहते हैं, हीमोफीलिया रोग कहते हैं। और उसमें लगातार खून बहता रहता है, ठीक है, समझ में आई। तो ये हीमोफीलिया जो होती है वो एक आनुवंशिक रोग है जो सबको नहीं होता है। अगर माता पिता को हो तो अगले पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, और अगर किसी के खानदान में रहा है तो हर बार होता ही रहेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हीमोफीलिया रोग क्या है बच्चों, रक्त से संबंधित। क्लियर है सबको। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त के ठोस घटक। कौन सा घटक, रक्त के ठोस घटक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उसी को पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ हैं, ठीक ना। रक्त के ठोस घटक के रूप में क्या होता है समझिए। ये जो आपका ब्लड है वो ब्लड के 2 पार्ट है, अभी हम आपको पढ़ा दिए, जिसका पहला पार्ट कौन है, तरल भाग। कौन भाग, और तरल भाग के बारे में सारी जानकारी आप लोग ले चुके हैं, कोई दिक्कत। उस तरल भाग को क्या कहते हैं बाबू, प्लाज्मा कहते हैं। समझ में आ गई। फिर से याद रख लो, प्लाज्मा का 90% वाटर है, 7% प्रोटीन है और 0.9% क्या है राजा, अकार्बनिक पदार्थ। इसको एकदम मिस मत करना, ठीक है ना।
और जो प्रोटीन है वो फाइब्रिनोजन है, और प्रोटीन हटा लेंगे तो सीरम बच जाएगा। कल समाप्त हो गया था। बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद होगा। अगर नहीं याद हो रहा है तो तुम महा चौपट हो, किताब को पढ़ो, बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव सेशन आएगा तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज लोड रहेगी तो तुम अच्छे से कर लोगे, ठीक है, अच्छे से याद रखोगे और तुम टीक लगा पाओगे। अगर तुम नहीं पढ़े हो अच्छे से, नहीं तुम्हारे दिमाग में सेटल है, तो तुम रट रट के पागल हो जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए आप अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है? आज हम लोग पढ़े बच्चों रक्त के कौन सा भाग? ठोस भाग। कौन भाग? ठोस भाग को हम लोग सॉलिड पार्ट कहते हैं, इसको कणिकाएं भी कहते हैं, कण वाला पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक। अभी क्या होता है समझिए, यह है 3 तरह का, एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है डब्ल्यूबीसी, एक का नाम है प्लेटलेट। यह है बच्चों लाल वाला यानी लाल रक्त कण, यह है श्वेत रक्त कण, और यह है पट्टी कानू। कौन कानू? ठीक है ना, कानू नहीं समझिए, वो जाति होता है, हमें पढ़ा रहे हैं पट्टी कानू। कौन कानू? ठीक है ना। अब समझिए आरबीसी क्या है। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है। आरबीसी जो है हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है वह ऑक्सीजन का वहन करता है। कैसा करता है? तो सबसे पहले तो ये जान ले कि इसका रंग लाल क्यों होता है। इसका रंग काल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसका कारण? ये भी याद हो गया। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन ही है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह का जो लाल रंग का रंजक होता है। क्या होता है? लाल रंग का रंजक, एक तरह का पिगमेंट है जिससे वो कोई भी चीजों को लाल कर देता है। आगे समझ में याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल रंग का क्या काम है? लाल रक्त खून का क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन और ब्रज पदार्थों को लेकर के पूरे शरीर में क्या करता है? घूमता रहता है, ठीक है। अगर लाल रक्त का नहीं होता तो मैं उसी दिन बता दिया था 1 साल लग जाता ऊपर से नीचे तक हवा जाने में, और आपका बॉडी उतना फंक्शन अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है ना। आरबीसी जो होता है उसका जीवन काल 120 दिन तक होता है। कितने दिन तक? कितना दिन तक जिंदा रहता है? 120। 120 दिन के बाद वो मर जाता है। तो आप सोचते होइएगा कि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर पर डे ब्लड बन रहा है या पर डे ब्लड मर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। आरबीसी जो होता है वो पर डे ब्लड मरता रहता है या पर डे ब्लड बनता रहता है, ठीक है। अब ये खून बनता कहाँ है? तो खून बनता है आपके जोड़ों पर। कहाँ बनता है? ज्वाइंट पेन, समझ, जितने सारे जोड़ है, अस्थि मज्जा है, उसी ज्वाइंट पर होता है। इसीलिए आपको कहा जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, समझ रहे हो। जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड बनने की संभावना ज्यादा रहेगी। खाने से ब्लड नहीं बनता है, भर पे तकारी खा लिए बका इतना अब फॉल इंजन चला रहे हैं, और ठीक है ना, ज्वाइंट काम नहीं कर रहा है। आप याद रखेंगे जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को घुमाएंगे, तंदुरुस्त निकलेगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे कि नहीं? नहीं तो बस दुलल पतला रहोगे ऐसे ऐठल। इसीलिए जरूरी है बच्चों क्या करना? व्यायाम करना। समझ रहे ना? स्वस्थ रहने के तरीके हैं, व्यायाम करना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो कितने दिन तक जिंदा रहता है? अब एक्चुअली होता क्या है कि सबके मरने का एक जगह है। जैसे आदमी जब मर जाता है तो कब्र में दफना दिया जाता है, शमशान घाट में जला दिया जाता है। उसी तरह आरबीसी जो मरता है उस जगह को बोलते हैं पील्हा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पील्हा। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? पील्हा को। यह सवाल पूछता है कि आरबीसी का कब्र कौन सा है? आरबीसी का कब्र कौन सा है? पीला है, ठीक है ना। याद रखिएगा, आरबीसी जो मरता है उसके बाद क्या है? पीला में जाके वो समाप्त होता है, ठीक है ना। वो सेल वहीं पे जाके जलता है, वो एक उसका जगह बना हुआ है कि अब जब तुम्हारा प्रत्याशा समाप्त हो जाएगी तो तुम यहीं आ जाना, तुमको हम सब जगह दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आरबीसी जो होता है वो क्या है? पीला में जाकर डिस्ट्रॉय होता है। इसीलिए आरबीसी को क्या कहते हैं? पीला को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। समझ में आ गई? डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। इसे श्वेत रक्त कण कहते हैं, इसे वीर सिपाही भी कहते हैं, और यह हमारे शरीर में 3 से 4 दिन तक ही जिंदा रहता है। कितने दिन तक? बच्चों समझ रहे हो ना? इसको बहुत ध्यान रखना होता है क्योंकि यह हमारे बॉडी को रोगों से रक्षा करता है। हर 3 दिन 4 दिन पर आपके अंदर अपडेट होते रहता है, ठीक है। ये अपडेट होते टाइम अगर आपका बॉडी में डब्ल्यूबीसी नहीं बन रहा है, और डब्ल्यूबीसी अगर नहीं बनेगा टाइम से, तब मौसम चेंज होगा, आप तुरंत बीमार पड़िएगा। कोई आदमी है जिसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होता है, तैकासानी धूप में गया, घर आया, बुखार लग गया। कोई आदमी दिन भर धूप में बगवा रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सब उसके बच्चों
अभी ऐसे ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा मौसम बदल रहा है, अभी तुम किसी को सर्दी बुखार पकड़ लिया तो उसके अंदर है ना WBC उतना रिस्टोरिंग नहीं, प्रतिरोधक क्षमता नहीं। समझ भाई? हमको देखो लास्ट टाइम कब बीमार पड़े थे याद नहीं, बात समझ रहे हो? कहने का मतलब प्रतिरोधक क्षमता एकदम तगड़ा है। बात समझ भाई? खाली बुखार उखार कहिया लगा है हमको नहीं पता है, ठीक है? यानी कहने का मतलब ये बुखार उखार लगाने वाला ये सब बीमारी मारी नहीं, पर डे नहाओ, समझ रहे हो ना? तुम कभी नहीं बीमार पड़ोगे। सबसे पहला काम ठंडा जाड़ा बरसात, पर डे नहाओ, ठीक है? तुमको कोई बीमारी नहीं, बुखार तो होबे नहीं करेगा, हम लिख के दे रहे हैं, समझ रहे हो ना? तुम पर डे नहाना है तुमको, नहाना ना 8-8 दिन हो जाता है तुम लोग, ये गर्मी में 8 दिन बाद नहाता है, ये मंगल के नहाएगा तो फिर अगला मंगल के नहाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो पर डे नहाओ, सबसे पहली बात, पर डे जितना नहाओगे तुम एकदम स्वच्छ रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ठीक है ना? और भोजन लिमिट में करो, ये नहीं कि मिल गया तो पूरा गर्दन पहले ठेका दिए। दोनों चीज है, एक्सरसाइज करो तीसरा चीज, ठीक है? और अच्छे परिवेश में रहते ही हो, बाकी एकदम ठीक ठाक रहोगे, समझ गया ना? और अलसियाल रहोगे, नहाओगे नहीं, हूँ का करते रहते हो, फिर गया टंकी भर लिया, फिर करने लगे, फिर पटा गए, ये सब गलत बात है। नहाना एकदम जरूरी है, पर डे नहाइए। तो WBC क्या करता है? हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है बच्चों, इसीलिए इसे वीर सिपाही कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आई? क्या कहते हैं? वीर सिपाही कहते हैं। WBC को क्या कहते हैं? वीर सिपाही। समझ में आ गए? WBC को क्या कहते हैं? वीर सिपाही कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जो होता है, पटिकाणु जो होता है, हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। बात समझ में आई? इसका भी काम लगभग वही है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। समझ में आई? तो इस प्रकार आप लोग के जो ये ठोस कण है उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया? जानकारी ले ली। अब हम लोग चर्चा करेंगे मनुष्य के हृदय के बारे में। किसके बारे में?